तो अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि एचपीसीएल और ओएनजीसी के प्रस्ताव को एक दूसरे का अदला बदली हुई है। ओएनजीसी ने प्रस्ताव भेजा, एचपीसीएल को मिल गया। ये धर्मेंद्र प्रधान का एक बड़ा बयान संसद में भी आया है और इसकी पूरी प्रतिक्रिया यानी कि ये समझ लेते हैं कि मामला आखिरकार कैसे बढ़ रहा है। नरेंद्र तनेजा इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तनेजा जी शुक्रिया पहले तो जी बिजनेस को समय देने के लिए। मैं आपको ना एक बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर भी सुनना नहीं चाहता, मैं आपको चुनना चाहता हूँ ऑयल एक्सपर्ट के तौर पर। ऑयल एक्सपर्ट ही हूं। शुक्रिया सर इसके लिए। मैं इसलिए क्योंकि आप अगर सरकार की बात बोलते तो शायद आप कुछ और बोलते, लेकिन ऑयल एक्सपर्ट के बारे में तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से बात रख पाएंगे अपनी। अच्छा तनेजा जी, ये जो मर्जर हो रहा है एचपीसीएल बीपीसीएल का, सरकार की गतिविधि तो बहुत तेज लग रही है, गवर्नमेंट तो बहुत तेज लग रही है, ये वाइबल होता है, अच्छा चल सकता है? एचपीसीएल की चिंता ब्रांड की है, ओएनजीसी के साथ एनालिस्ट की चिंता ये है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि देखिए जो एचपीसीएल अपने में बहुत बड़ा ब्रांड है, मल्टीनेशनल कल्चर है। वो पहले एक मल्टीनेशनल ही होती थी, उससे पहले के 70 के दशक में उसका राष्ट्रीयकरण करा गया। और ओएनजीसी शुरू से सरकारी कंपनी है, उसकी संस्कृति अलग है, सोच अलग है, काम करने का तरीका अलग है। एचपीसीएल जो है मार्केटिंग रिफाइनिंग कंपनी है, बहुत सेवी है, मल्टीनेशनल टाइप का कल्चर उसका हैगा। तो दोनों की कल्चर बिल्कुल अलग है। इन दोनों को मर्ज करा जाएगा तो वो ठीक नहीं होगा, मेरा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि दोनों की संस्कृति अलग है। और लेकिन अभी जो मुझे लगता है कि सरकार जो कर रही है वो ये है कि एचपीसीएल की जो अपनी पहचान, आइडेंटिटी, ब्रांड सब कुछ बना रहेगा, ओएनजीसी का अपना बना रहेगा। सिर्फ इतना है कि जो मेजोरिटी शेयर हैं वो एचपीसीएल के जो है वो ओएनजीसी के पास आ जाएंगे। चूंकि ओएनजीसी सरकारी कंपनी है तो इनडायरेक्टली जो है वो ओनरशिप सरकार के पास ही बरकरार रहेगी। जबकि इसका मर्जर नहीं हो रहा। मुझे लगता है अगर मर्जर का फैसला है वो गलत होगा। ये मेरा जहां तक अंदाजा है, ये जो वित्त मंत्री ने पार्लियामेंट में भी बजट के टाइम में कहा था, इंटीग्रेशन बोला था। इंटीग्रेशन और मर्जर बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। अगर इंटीग्रेशन हो रहा है तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो काफी हद तक बैलेंस शीट का होता है और डिसीजन मेकिंग का होता है। उसमें ओएनजीसी की जो 4 बड़ी कंपनियां, जो 4 सरकारी बड़ी कंपनियां हैं, ओएनजीसी विदेश, एचपीसीएल और एमआरपीएल, इन सबको एक छतरी के नीचे लाया जा रहा है सरकार के उसमें। लेकिन यह है कि ये तीनों कंपनियों की खासतौर से ओवीएल की पहचान अलग है, लोगो अलग है, सब कुछ उनका अलग है, उनका दफ्तर वगैरह बोर्ड सब कुछ है। ओएनजीसी का अलग है, एचपीसीएल। तो जब तक ये तीनों कंपनियों की अलग आइडेंटिटी बनी रहती है और इनकी जो शेयर होल्डिंग है उसकी गवर्नमेंट जो है थोड़ी रिस्ट्रक्चरिंग कर देती है, लेकिन जहां तक उपभोक्ता और शेयर होल्डर और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और इनकी वायबिलिटी कंसर्न है वो मेंटेन की जाती है। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है। मैंने शुरू से कहा है कि अगर मर्जर का प्रस्ताव को मैं व्यक्ति के ऑयल एक्सपर्ट के नाते मैंने हमेशा कहा ये अच्छा आइडिया नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेशन जो है वो ठीक है। मैं आपके बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि मर्जर के हक में तो है नहीं मर्जर। देखिए कई एनालिस्ट जो बार बार क्वेश्चन उठा रहे थे ना, हमारा भी ये डाउट था कि मर्जर पता नहीं क्या और कैसे नहीं, मुझे नहीं लगता मर्जर की बात नहीं हो रही है। इंटीग्रेशन वर्ड जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपस में विलय हो जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा ठीक लग रहा है आपको, थोड़ा कि हाँ उसके साथ जोड़ दिया जाएगा उस कंपनी को। नहीं, इंटीग्रेशन देखिए क्या है कि एचपीसीएल जैसे लोग उपभोक्ता जानते हैं वो बरकरार रहेगा। अच्छा, दूसरी तरफ ये कि एचपीसीएल का हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हालांकि ये मैं इस चीजों में एक्सपर्ट नहीं हूँ, कि एचपीसीएल मेरे अपने हिसाब से आज भी अंडर वैल्यूड कंपनी है। यस। अच्छा, और ओएनजीसी जो है उसका जो वैल्यूएशन शेयर मार्केट में दिखता है वो भी कम होता है। अच्छा। क्योंकि हाँ वो रिफ्लेक्शन होता है सिर्फ उस दिन तेल की प्राइस क्या, जबकि ओएनजीसी की एक्सपर्टीज और तेल के भंडार कहीं ज्यादा है, वो पूरा वैल्यू में रिफ्लेक्ट नहीं करता है जो आपको स्टॉक मार्केट में दिखती है। तो दोनों कंपनी अंडर वैल्यूड है। और ओएनजीसी विदेश जो है जिस हिसाब से आगे जा रही है तो वो उसकी वैल्यूएशन को अलग तरीके से देखना पड़ेगा। एमआरपीएल एक बहुत अच्छा रिफाइनर है, हर तरीके के ऑयल को रिफाइन करता है। तो मुझे लगता है कि ये सारा कुछ जो जब ये, लेकिन इंटीग्रेशन है और इसको मर्जर के हिसाब से जो है वो, अगर मुझे लगता है मर्जर अगर होता है तो वो गलत होगा, लेकिन इंटीग्रेशन होता है उसमें मुझे उसके अंदर कोई ज्यादा आपत्ति नजर नहीं आती। ठीक है तनेजा जी, आप मेरे साथ 1 मिनट के लिए और बने रहिएगा। मेरे साथ फॉर्मर ऑयल सेक्रेटरी मिस्टर त्रिपाठी जुड़े हैं। मैं एक बार उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मिस्टर एस सी त्रिपाठी जी, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। अभी तनेजा जी जो कह रहे हैं कि मर्जर तो नहीं होना चाहिए, सरकार आखिरकार सोच क्या रही है? वो मर्ज करना चाहती है, इसको इंटीग्रेट करना चाहती है, और क्यों करना चाहती है? इसमें थोड़ा समय लगेगा मुझे बताने में। 2004 में ये मामला हम लोगों ने स्टडी किया था। देखिए सारे विश्व की जितनी बड़ी कंपनियां हैं सब इंटीग्रेटेड हैं। चाहे वो एक्सॉन मोबिल लीजिए या जो नेशनल ऑयल कंपनीज हैं, चाहे अबू धाबी की या सऊदी अरामको लीजिए या रशियन कंपनी लीजिए या चाइनीज लीजिए या ईरान की कंपनी लीजिए, सब इंटीग्रेटेड है। इसलिए रीजन ये है
कि ये क्रूड का बिजनेस ऐसा है कि बड़ा वोलेटाइल है। हाँ जी। और जब इंटीग्रेटेड होती हैं तो उनमें ये क्षमता होती है कि वो कंज्यूमर के लिए जो क्रूड से लेकर के रिफाइनिंग और मार्केटिंग का एक ही साथ होता है, तो कंज्यूमर के लिए जो प्राइस की वॉलेटिलिटी है उसको काफी हद तक खुद एब्जॉर्ब कर लेती है, नंबर 1। नंबर 2 कि बहुत से ऐसे ऑपरेशंस हैं इंटरमीडिएट जो समाप्त हो जाते हैं और उसमें एफिशिएंसीज आती हैं। तो अब जब तीसरी बात कि इनकी साइज काफी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि विश्व में ये सबसे बड़ी कंपनियों में होती हैं जो हाइड्रोकार्बन कंपनियां हैं। तो हम लोगों ने 2004 में भी ये रिकमेंड किया था, लेकिन उस समय के जो हमारे मंत्री थे उनका विचार था कि सब मिलके एक हो जाए, जो मेरा विचार नहीं था। और इसलिए ये एक एक्सपर्ट कमेटी को दिया गया जिसमें कृष्णमूर्ति साहब उसके अध्यक्ष थे। एक्सपर्ट कमेटी ने साल भर के अध्ययन के बाद ये कहा कि नहीं, स्टेटस को बना रहे। तो अब ये 12-13 साल बाद चीज फिर से आ रही है। तो उस समय भी HPCL को ONGC के साथ मर्ज होने की, मिलने की बात थी, क्योंकि HPCL और ONGC मिलके मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल MRPL में साथ हैं। अब मर्जर हो या एक वो शेयर होल्डिंग कॉमन हो और एंटिटी अलग अलग हो, ये चीज बाद में देखने की होती है। क्योंकि देखिए एकदम से मर्जर में जिनके उनके प्रैक्टिसेस और उनकी कल्चर फर्क होती है, तो कभी कभी वो उचित नहीं पड़ता है। तो ये तो स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में उनकी शेयर होल्डिंग कॉमन हो जानी चाहिए ताकि उनके बीच में सिनर्जीज डेवलप हो। चलिए, अभी तो पढ़ते खुलने बाकी है सर। ठीक है, लेकिन तनेजा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए। तनेजा साहब, ये बात हो रही है HPCL और ONGC की। अब ये ऑयल एंड गैस सेक्टर का होगा क्या, इस पे थोड़ा क्लैरिटी दें। BPCL IOC का भविष्य क्या होगा फिर अगर ये मर्जर हो जाता है या फिर इंटीग्रेशन हो जाता है तो इन दोनों कंपनियों का, ONGC और HPCL? 2 क्विक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा। एक तो जो 10 साल पहले की स्थिति थी अलग थी। आज हकीकत यह है कि जो ऑयल एंड गैस कई जगह अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रहा है, और ऑयल कंपनी जितनी सरकारी कंपनियां हैं उनको ये रिन्यूएबल से कुल मिला के एनर्जी मिक्स में जिस तरह के भारी चेंजेस हो रहे हैं, इन कंपनियों को अपना भविष्य भी सिक्योर करना पड़ेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की ये चिंता भी होगी कि इन कंपनियों को अगर हमने फ्यूचर रेडी नहीं बनाया, वर्ल्ड क्लास नहीं बनाया, और काफी हद तक ऐसा नहीं बनाया कि ग्लोबली कम्पीट कर सके, तो इनका भविष्य में खतरा पैदा हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ONGC के अंडर में ONGC लीड करे, लेकिन HPCL और OVL तो पहले ही हैं, MRPL पहले ही उनके साथ हैं। तो एक मिला के एक बड़ी कंपनी इसको क्रिएट करा जाए, और साथ में जो है जो कंपनी फ्यूचर रेडी भी हो, मतलब ये कि वो एक बड़ी कंपनी बन सके। साथ में मुझे लगता है कि इंडियन ऑयल उसको प्रोत्साहित करा जाए और ऑयल इंडिया को कहीं ना कहीं उसके साथ जोड़ा जाए, और इंडियन ऑयल का एक अपना जो जिसे बोलना चाहिए कि सुपर PSU वो बन सके। तीसरी तरफ चूंकि अब दुनिया गैस एज में जा रही है, भारत भी जा रहा है, आने वाले 50 साल गैस ही होने वाली है, तो गेल इंडिया को कहीं ना कहीं जो है भारत की सबसे बड़ी गैस कंपनी बनाया जाए सरकार की, और उसके वो लेकर जाए। लेकिन BPCL एक ऐसी कंपनी है जो बहुत बेहतरीन कंपनी है, एक जमाने में मल्टीनेशनल होती थी, उसमें सरकार को मुझे लगता है सोचना चाहिए, देश को भी सोचना चाहिए कि उस कंपनी का कैसे करा जाए जिससे वो सरकार के भी फायदे में रहे, और जो कुल मिला के वो एक ऐसी कंपनी भी बन सके जो कि एनर्जी सिक्योरिटी पे रोल प्ले करे, लेकिन दूसरी तरफ वो स्वतंत्र भी हो सके और आधुनिक भी हो सके। मुझे लगता है इस पर बहस की आवश्यकता होगी, खासतौर से BPCL पर। ठीक है, बहस की आवश्यकता होगी। अगर बीजेपी के खुद प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं, अब मैं प्रवक्ता की तरह आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तनेजा जी, ये कह रहे हैं कि बहस की आवश्यकता होगी, तो खैर इस पे और क्लैरिटी हमको भी चाहिए होगी। त्रिपाठी जी शुक्रिया तो समय देने के लिए। लेकिन एक चीज़ अहम है जो तनेजा जी ने हमको बहुत साफ बताई, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो खैर आपको भी पता ही है, इसमें कोई ज़्यादा पढ़ाई की भी जरूरत नहीं होती और एक्सपर्ट बनने की भी जरूरत नहीं। आज से 5 साल पहले आप क्रूड के प्राइजेस और अभी के क्रूड के प्राइजेस देखेंगे, आपको फर्क लग जाएगा कि पहले कंपनीज के साथ कैसे होता था। आज से 5 साल पहले कुछ भी डीरेगुलेटेड नहीं था, ना ही पेट्रोल ना ही डीजल। अब 2 कमोडिटी डीरेगुलेटेड भी हैं। गैस के युग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मर्जर तो शायद कहीं भी किसी भी तरह का फ्रूटफुल नहीं लग रहा है। ये बात तनेजा जी की भाषा से हमको पूरी तरह से समझ में आ रही है। लेकिन इस बीच में सुमित को भी मैं अपने साथ जोड़ लेता हूं, क्योंकि तनेजा जी एक मिनट हमारे साथ अभी बने रहिए। एक सवाल आपसे और भी पूछना है मेरे को। मैं सुमित को इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स भी आने वाले हैं। कुछ एक अहम चीजें हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स में इस बार बनी रहेंगी, और यकीन मानिए ये तेल की ही कंपनी है, जियो नहीं है, तेल की कंपनी है। बताएं सुमित।
शुक्र है। डिम्पी, तेल के कारोबार के हिसाब से पहले बात कर लेते हैं। पहले स्टैंड लोन बिजनेस जो कि इनका तेल गैस का बिजनेस है, उसमें कंपनी की बिक्री करीब करीब 19% गिरने का अनुमान है। मार्जिन इंप्रूव होंगे, एबिटा भी इंप्रूव होगा, एबिटा मार्जिन भी इंप्रूव होगा, लेकिन मुनाफा फिर गिरेगा करीब करीब 1.5% के आसपास। जीआरएम भी करीब 30 बेसिस पॉइंट के आसपास यहाँ पे इरोड होते हुए दिखाई पड़ेंगे। एबिटा और एबिटा मार्जिन बढ़ने की वजह यह है कंपनी का वो बिजनेस जो हाई मार्जिन बिजनेस है लेकिन लो वॉल्यूम है, वहां से अच्छा कंट्रीब्यूशन आएगा, जिसकी वजह से कंपनी का मार्जिन इंप्रूव होगा, लेकिन वॉल्यूम वहां पर श्रिंक होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा इन्वेंट्री घाटा कंपनी को इस बार लग सकता है, जिसकी वजह से जीआरएम थोड़ा सा श्रिंक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब बात कंपनी कंसो कारोबार की, जिसकी आप बात भी कर रहे थे। टेलीकॉम बिजनेस की वजह से कंपनी पे डेट ज्यादा होगा, इसलिए इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी, इसीलिए मार्जिन जो है वो श्रिंक होते दिखाई पड़ेंगे कंसोलिडेटेड आधार पर। लेकिन स्टैंड लोन आधार पर क्योंकि कंपनी का हाई मार्जिन बिजनेस जो है वो अच्छा करेगा, इसलिए इतना मार्जिन पे इंपैक्ट नहीं आता हुआ दिखाई पड़ेगा। पेटकेम वॉल्यूम जो है वो करीब 2.5 मिलियन टन के आसपास रहने का अनुमान है। रिफाइनिंग वॉल्यूम जो है वो करीब करीब 1% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। और इन्वेंट्री घाटा जो है वो कंपनी के लिए एक सेटबैक इस क्वार्टर में हो सकता है, जिसकी वजह से जीआरएम श्रिंक होते हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक है तनेजा जी, हालांकि मोटा मोटी नंबर्स एक बार आपने सुने लिए होंगे सुमित से। मैं सिर्फ ये आपका आउटलुक समझना चाहता हूं कि क्या $50 के ऊपर वापस कच्चा तेल आके बना रहेगा या फिर नहीं रहेगा, क्योंकि इससे काफी हद तक जीआरएम्स डिसाइड होंगे। हालांकि चलते सिंगापुर से हैं, लेकिन ग्लोबली इसकी भी इंपॉर्टेंस बहुत है। नहीं, देखिए, जिस तरह के लॉन्ग टर्म ऑयल में कोई प्रेडिक्ट करना बहुत समझदारी का काम नहीं होता, लेकिन जो हालात हमने देखे हैं कि ओपेक की लाख कोशिश के बावजूद, रूस की लाख कोशिश के बावजूद हमने देखा है शेल का उत्पादन बढ़ा है और ओपेक की एकता जो है वो कहीं ना कहीं टूट रही है, कमजोर पड़ रही है। और वो देश जो कि कई लोग जो है बाहर कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वो उत्पादन सबने बढ़ाया है। और कुल मिला के जो एक प्रभुत्व चलता था, दादागिरी सऊदी अरब की ओपेक पे चलती थी, वो कमजोर भी है। इसका मतलब ये हुआ है कि आने वाले समय के अंदर जो तेल का उत्पादन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन डिमांड दूसरी तरफ जो है वो नहीं बढ़ रही है। भारत ने भी घोषणा कर दिया कि 2030 तक दिल्ली में सारी गाड़ियां जो है वो बिजली की चौकी नजर आएंगी, बंबई में। तो कुल मिलाकर के जो सिनेरियो निकल के आ रहा है, मुझे लगता नहीं है कि जो तेल की कीमतें जो है बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगी। मेरा ये मानना है कि अगर कोई जियोपॉलिटिकल फैक्टर बहुत बड़ा ना हो जाए, तो इसकी अभी कोई अंदेशा नहीं है, तो मुझे लगता है कीमतें प्रेशर में रहने वाली हैं। तो जीआरएम वगैरह जो है वो खाली कीमत पर डिपेंड नहीं करती, जीआरएम इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी कितनी काबिलियत है कि आप जो ऑयल की ट्रेडिंग करते हैं और जो सोर्सिंग करते हैं, वो उसमें आप कितने स्मार्ट हैं। ठीक है सर, शुक्रिया तनेजा जी आपका इस बिजनेस को समय देने के लिए, इस पूरे मुद्दे के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज पे भी अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया आपका। तीनों शेयर्स एक बार आप वापस देखिए। एमआरपीएल जो लिस्टेड कंपनी है और सब्सिडरी है ओएनजीसी की, वो चल रही है। एचपीसीएल जिसको मर्ज होना है वो दिन के उच्चतम स्तरों पर, ओएनजीसी दिन के उच्चतम स्तरों पर। लेकिन पूरी डिस्कशन में एक चीज साफ आई, सरकार अगर मर्जर वर्ड देती है, इसी प्रोसेस से आगे बढ़ती है, तो शायद फायदा किसी को ना होगा, लेकिन इंटीग्रेशन के साथ आगे बढ़ती है तो शायद फायदा सबको होगा, जिसमें कंपनियां भी हैं, जिसमें निवेशक भी है। शायद इंटीग्रेशन की थ्योरी ज्यादा समझ में आ रही है बाजार को, इसलिए किसी भी शेयर की कोई पिटाई नहीं हो रही है, सभी शेयर दिन के उच्चतम स्तरों पर है। हेमंत ठुकराल साहब हमारे साथ जुड़े हुए, सिमी भौमिक हमारे साथ मौजूद हैं, बाजार का हाल जानते हैं इनसे, और साथ ही साथ ऑयल एंड गैस सेक्टर पे अब क्या हो सकता है। ब्रजेश सिंह जी भी मेरे साथ इसमें मौजूद हैं। हेमंत जी, अभी आपने पूरी चर्चा सुनी, सिर्फ आपसे ये पूछूंगा, ऑयल एंड गैस प्ले अगर करना हो इस समय, सबसे बेहतरीन स्टॉक कौन सा लग रहा है सर आपको? देखिए, जहां तक बात इस चीज की रह गई, मेरे ख्याल मार्केट इज टेकिंग इट वेरी पॉजिटिवली। जैसे डिम्पी ने कहा, क्योंकि तीनों ही स्टॉक्स का डेटा मैं चेक कर रहा था, तीनों में ही लॉन्ग ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, तो मेरे हिसाब से मार्केट इज टेकिंग पॉजिटिवली। और अगर मुझे स्पेसिफिक एक ऑयल एंड गैस में खेलना है तो मेरे ख्याल से रिलायंस सेफेस्ट बेट है, क्योंकि रिलायंस 1500 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है, मेरे हिसाब से इट विल हेड टुवर्ड्स 1565। तो मैं रिलायंस पे काफी बुलिश हूं, तो मेरे हिसाब से रिलायंस ज्यादा सेफ बेट है। लेकिन जहां तक इन तीनों स्टॉक्स की बात रह गई, एमआरपीएल में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन रिलायंस पे थोड़ा ज्यादा सेफ है। हालांकि नंबर्स उसके कल होंगे और साथ ही एजीएम भी है, जो कि आगे चल के हो सकता है 4G फोन को लेकर कुछ अनाउंसमेंट हो, तो ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली बात है। एक शेयर मैं आपको दिखाता हूँ, हालांकि हमारी ग्रुप कंपनी है, वो है डिश टीवी डिस्क्लोजर के साथ, कि आज इसमें काफ़ी अच्छा एक मूव आया है। ये कई दिनों से 80 के लेवल को पार नहीं कर पा रही थी, आज न केवल 80 पार किया, बल्कि 5% की बढ़त के साथ 82 रुपये के टारगेट पे भी है। सिमी भौमिक मेरे साथ है। सिमी, जरा आप इसका डाटा देखेंगे। पहले ऐसा लग रहा था कि 80, 81, 82 बहुत इंपॉर्टेंट है, आज क्लोजिंग पे हमको जा रहा है ये क्या बीटीएसटी का और एक पोजिशनल ट्रेड का अच्छा बेनिफिट वाला शेयर हो सकता है। मैं एक्सपायरी तक इसको रखना चाहता हूं, इसके नंबर्स तक भी रख सकता हूं।
जी बिल्कुल, डिम्पी चार्ट काफ़ी शानदार है और आज इतना बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है, मुझे लगता है कि इसको कैरी किया जा सकता है। नेक्स्ट टारगेट 84 से 85 का है, अगर क्रॉस करके मेंटेन करता है, सस्टेन करता है वहाँ पे, तो 88 तक का भी रैली देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा टारगेट दे रही हूँ, पर मुझे लगता है कि एटलीस्ट कल तक 84-85 का टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन एक सेक्टर जो क्लियर फोकस में है वो है टेलीकॉम। जोरदार एक्शन देखने को मिल रहा है। आइडिया सेलुलर, भारती एयरटेल और रिलायंस कम्युनिकेशन जैसे स्टॉक्स में। आइडिया सेलुलर 9% ऊपर है, सीरीज के उच्चतम स्तर पे ये स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं। ब्रजेश जी नमस्कार, स्वागत है। सर बताएं टेलीकॉम स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, तेजी बन गई है या फिर अभी और बननी बाकी है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए ओवरऑल तेजी तो अभी भी बरकरार ही है। अगर हम निफ्टी को देखें या फिर हम सेक्टर स्पेसिफिक देखें, दोनों में ही बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी है। स्पेसिफिकली अगर आपने पूछा आइडिया के बारे में, तो आइडिया के बारे में मैं यही कहूँगा, इमीडिएट बेसिस पे अगर आप सपोर्ट देखना चाहते हैं तो समवेयर ऑन 91.5 से 92 के आसपास का आ रहा है। अगर किसी को BTST बतौर करना है तो 95 के नीचे अगर ये ट्रेड होता है तो 92 का स्टॉप लॉस लेके आप एक बार बाई कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 99 फॉलोड बाय 102। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक और शेयर्स जो चल रहे हैं ना, उसमें आप देखिए एक बार बायोकॉन को काफ़ी स्ट्रांग मूव इसके अंदर वापस देखने को मिल रहा है। कुछ एक एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे थे कि बायोकॉन वापस 400 को एक बेस बना चुका है। जरा ब्रजेश आप ही देखिए, बायोकॉन में 400 का बेस है, ये जल्दी जल्दी नहीं टूटेगा तो सौदों कभी भी रख सकते हैं ना आज। डिम्बी डेफिनेटली रख सकते हैं। अगर थोड़ा सा और प्रोटेक्टिव वे से अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो 392 का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर एग्रेसिव ट्रेडर की तरह अगर हम ट्रेड करें तो फिर 400 का आप ले सकते हैं, बट उससे ऊपर भी एक अच्छा सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो लगभग 405 से 407 के बीच में आ रहा है। तो अगर किसी को BTST बतौर करना है तो फिर आप 407 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं एंड लुक फॉर द टारगेट ऑफ 430 to 440। इवन फार्मा काउंटर्स की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल फार्मा इंडेक्स में बॉटम आउट हुआ है, 10,000 के आसपास में फार्मा इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, और जो कि आने वाले दिनों में दर्शाता है कि फार्मा इंडेक्स में 10,200 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। जब तक फार्मा इंडेक्स 10,000 के ऊपर ट्रेड करेगा तब तक चांसेस है कि एक बार 10,500 से 10,700 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, और जिसमें कि सन फार्मा, एडवांस, लुपिन, ग्लेनमार्क, ओवरऑल ये काउंटर जो है ये बुलिश लग रहे हैं। और मौजूदा स्तर से भी अगर किसी को अगर बैट करनी है तो 2 से 3% का स्टॉप लॉस निकल के आता है, और प्रोबेबिलिटी है कि ये पुल बैक रैली जो ये स्टॉक्स में कम से कम 5 से 10% देखने को मिलेगी। इस बीच मार्केट आप एक बार देखिए वापस ये 9900 की तरफ बढ़ रहा है, दिन के उच्चतम स्तरों पर है। 9885 पे निफ्टी है, एक डिप दिया था लेकिन फिर से दिन के उच्चतम स्तरों पर है। आज भले ही निफ्टी एक बार 9900 के ऊपर आ जाए या फिर 9920 तक भी आ जाए ना, तो आज समझ लीजिएगा आईटीसी ने जितना डैमेज दिया था बाजार को, बाजार ने वो सारे घाव काफी हद तक भर दिए होंगे, क्योंकि 9920 पे आके ये अपने उसी जोन में आ जाएगा जहां पे इसका कंफर्ट है, इसका खोने और पाने के लिए 100 पॉइंट की रेंज है। एक शेयर मैं आपको और दिखा दूंगा, जैन इरिगेशन, थोड़ी देर पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे और ये शेयर अभी करीब 109 पे पहुंच चुका है। ये काफी अच्छा चला, अभी हेमंत ने हमको दिया था और ये राजेश सतपुते की भी कॉल थी, अभी 10 मिनट पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये शेयर ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर है। इलाहाबाद बैंक, सिमी आपने सुबह सुबह हमको एक ट्रेड दिया था जब हम 10,000 के बारे में आपसे पूछ रहे थे, आप कह रहे थे कि इलाहाबाद बैंक 76, 77 तक भी आ जाएगा। इसी सौदे पर अभी भी आप बुलिश हैं, सौदे को BTST करके जा सकते हैं? जी, जो मैंने टारगेट दिया था 76, 77 वही मेरा एक रेंज था। वो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में अचीवेबल है। मैं सौदा कैरी करके ले जाने के लिए कहूंगी, पर 73 के ऊपर का अगर क्लोजिंग आ जाता तो बेहतर होता, क्योंकि 73 का क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंट पास में 73, 73.50 के आसपास ही ये स्टॉक हाई बनाया है, तो वो क्रॉस करके सस्टेन करेगा तो 77 तक भी ये स्टॉक जा सकता है, पर 2-3 दिन टाइम लग सकता है। हेमंत, आपकी क्या सलाह रहेगी बैंकिंग स्टॉक्स पे? क्या पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करना चाहिए? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि निफ्टी बैंक रिकॉर्ड स्तरों पर है और एक्सपायरी में बहुत कम समय बचा है। एक तो कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी होगी इस हफ्ते की, लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव ले फाइनल एक्सपायरी तक का, तो निफ्टी बैंक का टारगेट दें, और बाकी किस बैंकिंग स्टॉक पे तेज मूव मिलेगा? देखिए रजत, मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ बैंक निफ्टी पे। मुझे लगता है कि इसी एक्सपायरी में 24,350 का मैंने आज टारगेट दिया है, 24,500 तक भी बैंक निफ्टी एक बार दिखा सकता है।
और मैं अभी डेटा चेक कर रहा था, बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कोटक बैंक में ऐड होता हुआ नजर आ रहा है और वो स्टॉक आज 990 के ऊपर निकल गया है। तो मुझे लगता है कि कोटक बैंक पे भी आप BTST भी कर सकते हैं। ये स्टॉक हो सकता है कल 1010 1015 के आसपास ट्रेड करे, तो कोटक बैंक पे एक बार नजर रखी जा सकती है। ठीक है, आज ने टेलीकॉम स्पेस में तेजी है, तो दो शेयर आप जो टेलीकॉम से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं वो आपको दिखाता हूं। ऑप्टिकल फाइबर वाली कंपनी, एक तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, ये इस समय दिन के उच्चतम स्तरों पर है, आके ट्रेड कर रहा है और करीब 13 रुपए की मजबूती है, परसेंटेज में करीब 8%। एक और शेयर है जो कि रिलायंस का काफी, रिलायंस इसका बहुत इसका ग्राहक भी है, वो है HFCL हिमाचल फ्यूचरिस्टिक। आज हमने 12 बजे में इसका शो को बताया, इस शेयर को बताया था। ये शेयर अभी भी दिन के उच्चतम स्तरों पर ही है, 6% है। सिमी जरा दोनों को देखिए आप, कल रिलायंस के नंबर हैं, ठीक उससे पहले इनमें अच्छा मूव है, आज टेलीकॉम चल रहा है, सब कुछ तो ठीक ही नजर आ रहा है। HFCL, स्टरलाइट टेक, दोनों को क्या BTST करके जाएं? जी बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि चार्ट में दोनों का ही स्ट्रेंथ दिख रहा है। 5.5 या 15.5 के ऊपर अगर हिमाचल फ्यूचरिस्टिक्स क्लोज करता है तो 16.5 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। 1650 से 17 एक मेजर सप्लाई एरिया होगा, जो कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म का एकदम रेजिस्टेंस एरिया है। तो 17 के ऊपर जाएगा तो इसमें फ्रेश एक मीडियम टर्म का ब्रेकआउट आएगा, मतलब उसके बाद टारगेट काफी बड़ा हो सकता है। फिलहाल 16 से 17 तक का टारगेट एक्सपेक्ट करते हुए अगर 1550 के ऊपर बंद हो रहा है तो कैरी करके जाना चाहिए। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज चार्ट काफी शानदार है और मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट भी आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। 170 के ऊपर अगर मेंटेन कर रहा है तो ब्रेकआउट इसमें है, 170 इसका ब्रेकआउट पॉइंट है। तो अगर 170 के आसपास या उससे ऊपर मेंटेन कर रहा है तो कैरी करके ले जाना चाहिए। 179 से 184 तक का टारगेट कल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इस बीच आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के एक बार वापस चार्ट दिखाते हैं और इनमें मूव दिखाते हैं। HPCL ये दिन के उच्चतम स्तरों पर 4% ऊपर। आप ब्रांड वैल्यू की चिंता बोल रहे थे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रस्ताव दिया, ब्रांड वैल्यू तो बहुत दूर की बात है कि निवेशकों के लिए फायदे की कॉल ना बन जाए सबके लिए। इसी बीच ऐसा नहीं कि HPCL चला तो ONGC टूट गया, ONGC भी खड़ा है और वहीं पे खड़ा है, HPCL इस बीच चल रहा है। तो आज कैबिनेट की बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। ONGC भी 163 पे रुका हुआ है, MRPL भी चल रहा है। इस कैबिनेट बैठक की पूरी समीक्षा हम कल भी करेंगे। आज ठीक उससे पहले नरेंद्र तनेजा ने बता दिया कि शब्द मर्जर नहीं होना चाहिए, तो शायद दिक्कत आएगी। अगर कुछ इंटीग्रेशन, विलय साथ में जोड़ दिया जाए, सब्सिडरी बना दिया जाए, ऐसा कुछ होता है तो रहेगा। तो ये पूरा एक एनालिसिस का विषय रहेगा। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इन तीनों शेयर्स के अंदर एक छुपा और रुस्तम साबित हो सकता है। ये शेयर बहुत अच्छा एक रिटर्न भी दे सकता है, टूट भी सकता है। आज की कैबिनेट की बैठक IOC का भी फेट काफी हद तक डिसाइड करेगी। ये शेयर थोड़ा सा मोमेंटम में आ गया है। एक दो शेयर मैं आपको और दिखा दूं। जी ग्रुप का ही एक और शेयर है, जी एंटरटेनमेंट। आपको ध्यान होगा 3-4 दिन पहले हमने बात कर रहे थे कि 500 का स्तर नहीं तोड़ेगा ना तो ये बहुत अच्छा चलेगा। आज देखिए इसके प्राइस 545 हो चुका है। ये 510 के ऊपर चलना था, बहुत तेजी से चल के आया। हेमंत, जो प्राइमा फेसी टारगेट थे शायद वो तो लग रहा है पूरे हो गए, जो 510 के बाद इसको टूट के चलना था। ये आपके सामने वीकली रिटर्न। अब क्या करना है? अभी भी और चलेगा? नए टारगेट्स क्या होंगे? देखिए मेरे हिसाब से 553 554 पे जाके इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो इट इज मोर नाउ बाय ऑन डिप शेयर। मैं नहीं कहूंगा कि इस लेवल पे एग्रेसिवली आप लॉन्ग कीजिए, लेकिन स्टॉक में अब एक अच्छा मूव दे दिया है। मुझे नहीं लगता स्टॉक अब शॉर्ट टर्म में 525 के नीचे जाएगा। तो कल कभी भी इसमें थोड़ी भी प्रॉफिट टेकिंग आए तो आप जरूर ऐड कीजिए इसको। 554 तक अभी और जाने की जगह है स्टॉक में। चलिए, लेकिन जो बाजार तेज होता है ना तो कुछ छोटे मझोले स्टॉक्स होते हैं जो एकदम से तेजी पकड़ लेते हैं। टिन प्लेट देख लीजिए आप, ये डबल डिजिट रिटर्न दे रहा है आज के सत्र में। स्ट्रॉन्ग मूव है, आज के दिन में नहीं, एक सेशन पहले स्टॉक पे काफी स्ट्रांगली स्पाइक अप देखने को मिला था। फॉलो अप बाइंग आज देखने को मिल रही है। और दूसरा है गोदावरी पावर, जो इसी शो में आपको कल अंतिम बाजी के दौरान बताया गया था कि ये स्टॉक तेज होगा। कल ये था 104 के लेवल पे जब आपको एक कॉल दी गई थी, और आज है 121 के लेवल पे। फाइनल बेट का शेयर है गोदावरी पावर। आज 14% का मूव, कल 10% का मूव देता हुआ नजर आया था। इसमें से मैस्टेक भी दिखा दें क्योंकि उसका सर्किट भी लग गया है। हाँ। और सबसे पहले नतीजे हमने आपको बताया, ना केवल नतीजे बल्कि इसका एनालिसिस करके ये भी बताया था कि इसका मुनाफा अच्छा है और उम्मीद से बेहतर है। सभी फ्रंट पे ठीक था और उसके बाद शेयर ऑलमोस्ट सीधा सर्किट पे जाके रुका। अगर सर्किट नहीं होता तो शायद और भी ऊपर चला जाता। तो आज 20% सर्किट पे लॉक हो गया है। एक बार सिमी मैस्टेक को जरा बताएं, आज तो मौका है नहीं, लेकिन कल के अर्ली ट्रेड में ही एक बार मैस्टेक को प्लस कर सकते हैं क्या? आज रिजल्ट का इम्पैक्ट था।
जी कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट्स काफ़ी शानदार है, रिजल्ट्स भी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि 364 का जो हाई था 11 मई को ये स्टॉक 364 के आसपास हाई था, तो वो तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए था। अब आज ही 20% आ गया, कल शायद 20% नहीं होगा, पर कम से कम 5-6%, 10% तो आना ही चाहिए। लेकिन अब दो नतीजे जो बाजार क्लोजली ट्रैक कर रहा है वो है बजाज ऑटो और साथ साथ विप्रो। काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहेगा, एक तो ऑटो सेक्टर का मूड क्या होता है कल, और साथ साथ आईटी सेक्टर का भविष्य फिर से विप्रो के हाथ में रहेगा। 270 के लेवल पे भी ट्रेड कर रहा है। अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ से मौजूद हैं। अंचल बताएं, दोनों कंपनियां कुछ डिसअपॉइंटमेंट उन्हें देखने को मिलेगी विप्रो में। इनफैक्ट यहाँ तो एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इसमें बायबैक की खबर भी कहीं ना कहीं ड्राइव कर रही है। बदकिस्मती से रजत, आज दोनों ही शेयर जो मेरे पास हैं दोनों ही खराब नंबर्स पोस्ट करते हुए दिखेंगे। बजाज ऑटो से शुरुआत करते हैं। देखिए, एक वीक क्वार्टर रह सकता है कंपनी के लिए। रेवेन्यू फ्रंट पे, सेल्स फ्रंट पे देखें तो 11% की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। वॉल्यूम्स भी 10.7% गिरी हैं Q1 में, तो उसका एक इम्पैक्ट के तौर पे कंपनी के रिजल्ट्स पे आता हुआ दिखेगा। हालांकि कंपनी ने प्री जीएसटी डिस्काउंट्स काफी ऑफर किए थे, 15 जून से डिस्काउंट शुरू हो गए थे, लेकिन जो सेल्स क्लियर आउट करने की उम्मीद की जा रही थी उतना नहीं हो पाया है। लेकिन जीएसटी डिस्काउंट्स की वजह से एक दूसरी चैलेंज आ गई, वो है मार्जिन की चिंता। ऑलरेडी मेटल प्राइसेस आए हैं, उसकी वजह से एबिटा मार्जिन पे प्रेशर था। जीएसटी डिस्काउंट्स की वजह से 0.1% का एडिशनल इंपैक्ट कंपनी के मार्जिन पे आता हुआ दिखेगा। एबिटा करीब 13% गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है, 1000 करोड़ के आसपास रह सकता है। तो वहीं एबिटा मार्जिन 19.7% से घट के 18.7%, यानी 1% का ड्रॉप एबिटा मार्जिन पे आता हुआ दिखेगा। मुनाफे की जहां तक बात रही, वहां पे 10% की गिरावट का अनुमान है, 880 करोड़ का मुनाफा पोस्ट कर सकती है। अदर इनकम पे नजर रखिएगा, इस बार ही 20% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे ज्यादा आंकड़ा बढ़कर आता है तो मुनाफे को और सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। दूसरी ओर विप्रो की बात करें तो सिमिलर टू टीसीएस, विप्रो के केस में वेतन बढ़ोतरी, हायर टैक्स, वीजा कॉस्ट और रुपी अप्रिसिएशन, तीनों का ही इंपैक्ट आएगा नंबर्स पे। रेवेन्यू फ्रंट पे 5% कंपनी की आय गिरने का अनुमान है, क्योंकि रुपया मजबूत हुआ है डॉलर के मुकाबले। लेकिन वहीं क्रॉस करेंसी सपोर्ट भी मिलेगा डॉलर रेवेन्यू को। उम्मीद की जा रही है करीब 0.5 to 0.6% का इंपैक्ट क्रॉस करेंसी से सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन जहां रही बात खर्च की, एक तरफ रुपी अप्रिसिएशन का इंपैक्ट कंपनी के मार्जिन पे करीब 0.6% तक का आ सकता है, तो वहीं वेतन बढ़ोतरी जो की उसका इंपैक्ट 1% तक जा सकता है। वीजा कॉस्ट भी करीब 30 बेसिस पॉइंट्स का प्रेशर कंपनी के मार्जिन पे डाल सकता है। यही कारण है एबिट मार्जिन अगर आप देखें, इस बार एबिट मार्जिन स्लाइड करते हुए दिखेंगे, 17.75% से गिर के 16.5%, ऑलमोस्ट 1.25% की गिरावट मार्जिन में आती हुई दिखेगी। बॉटम लाइन फ्रंट पे 13% का डिप आ सकता है। देखिए, आईटी स्पेस के लिए हाई टैक्स पे आउट क्वार्टर है, तो वो प्रेशर रहेगा ही, और अदर इनकम स्लाइटली डिप होती हुई आएगी, तो उसका भी दबाव रहेगा। ठीक है, अभी कोटक के नंबर में जानूंगा, लेकिन अंचल ये सरप्राइज करने की कितनी टेंडेंसी रखता है विप्रो, क्योंकि इन्फोसिस ने ऐसा ही किया था। विप्रो के केस में डिम्पी सरप्राइज फैक्टर हो सकता है अगर ये बड़े डील्स एक्वायर कर पाए और उनको अपने इस क्वार्टर के अंदर ऐड कर पाए, क्योंकि टुवर्ड्स जून एंड काफी बड़ी पाइपलाइंस में थी। अगर वो कन्वर्ट होती हैं और वो नंबर्स ऐड Q1 में होते हैं तो डेफिनेटली डॉलर फ्रंट पे सरप्राइज होगा। ठीक है, कोई कमेंट्री में जो आप खास सुनना चाहते हो विप्रो की? मैं सुनना चाहूंगा जो इन्होंने गाइडेंस दी थी -2% to 0%, क्या उसे मेंटेन करते हैं? ठीक है, माइनस गाइडेंस को लेकर कुछ सुनना चाहेंगे, एक खर्चों को लेकर सुनना चाहेंगे, और सरप्राइज करने की टेंडेंसी थोड़ी कम लगती है इन्फोसिस के मुकाबले। हेमंत, क्योंकि ये F&O का भी शेयर है, जरा डाटा स्ट्रक्चर देख के बताइए कि आज ट्रेडर्स जब ट्रेड कर रहे हैं तो अपने मन में क्या सोच रहे हैं कि नंबर्स थोड़ा सरप्राइजिंगली आ सकते हैं बेहतर, ऐसा कुछ पोजीशंस बनती हुई दिख रही हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हेवी वेट्स हैं आईटी के, उसमें से विप्रो और HCL टेक में सबसे लॉन्ग पोजीशंस इंटैक्ट हैं। मुझे नहीं लगा कि इन स्टॉक्स में कभी भी ज़्यादा शॉर्ट्स बने हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि विप्रो में भी लॉन्ग पोजीशंस ज़्यादा हैं, और अगर रिजल्ट ठीक आया तो मेरे हिसाब से 285 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक वापस से 265 के नीचे ट्रेड करता है तो काफी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो मेरे हिसाब से इसमें लोगों का व्यू ऑप्टिमिस्ट ज्यादा है। ठीक है, डाटा देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद लोगों का व्यू ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा है, तो इसलिए कल नंबर जब आए ना तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। स्लाइटली भी बेटर आगे तो 285 तक विप्रो जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखें विप्रो के अंदर सौदा बनाते समय। इसलिए हमने अंचल से स्पेसिफिकली 2 क्वेश्चन इसके बारे में पूछे भी थे। अब सीधा पूजा के पास चलते हैं, एक नंबर और भी होंगे, वो है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसके बारे में अंचल हमको बता रहे थे कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। हेमंत भी कह रहे थे कि डाटा यहाँ पे काफी स्ट्रांग है, तो उससे भी पूजा से हम बात करेंगे और समझेंगे कैसे ट्रेड लेना है। लेकिन मयूरेश जोशी इस बीच आज के मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मार्केट भी 9900 के बेहद करीब आता हुआ दिख रहा है।
मयूरेश, शुक्रिया समय देने के लिए। आज आप अनफॉर्चुनेटली हमारे पोल में नहीं थे जिसमें हम ये पूछ रहे थे कि क्या 10,000 बाजार जाएगा, इस सीरीज में नहीं जाएगा। बाजार का पोल ये कहता है कि 9900 के ऊपर तो रहेगा, लेकिन 10,000 शायद नहीं जाएगा, ये फंसा रह जाएगा। आपकी भी राय यही है, 10,000 जाएगा नहीं, 9900 तोड़ेगा नहीं? ये नर्वस 90s जैसा है। आई थिंक जो 99 से 100 पे जाता है बैट्समैन, आई थिंक जितनी घबराहट होती है, आई थिंक मार्केट को भी उतनी घबराहट हो रही है। तो शायद 10,000 जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम के साथ जा सकते हैं। चलिए, लेकिन मयूरेश, कौन से स्टॉक्स पे आपका व्यू पॉजिटिव है सर? बाजार के इस पड़ाव पे जब हम ऑल टाइम हाई लेवल्स के करीब हैं, कौन से स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रखने चाहिए? कोई एडवाइस कर रहे हैं क्लाइंट्स को? नहीं, सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो आई थिंक जो बैंक्स है, आई थिंक जितनी गिरावट हमने बैंक्स में या अर्निंग्स की एक डीग्रोथ देखी है, शायद आई थिंक अर्निंग्स पिकअप स्ट्रॉन्ग रहे, तो कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स इज समथिंग दैट आई स्टिल कंटिन्यू टू लाइक ऑन डिक्लाइंस। नंबर्स आई थिंक थोड़े सॉफ्ट ही रह सकते हैं Q1 Q2 के लिए, लेकिन कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स लाइक ICICI, एक्सिस विल डू वेल इन माई ओपिनियन ओवर द नेक्स्ट 2 years। चुनिंदा फार्मा शेयर्स आई थिंक जितनी भी हम बात करें, आई थिंक अगले 2 क्वार्टर फार्मा के लिए भी थोड़े सॉफ्ट रह सकते हैं, बट लार्जली आई थिंक जो लार्ज कैप नेम्स हैं, सन, ऑरबिंदो, लुपिन जैसे हम देख रहे हैं, आई थिंक हर एक डिक्लाइन पे स्टैगर्ड वे में FY 19-20 के नंबर्स काफ़ी बेहतर आ सकते हैं। हालांकि प्राइसिंग प्रेशर्स थोड़े EPS और जो PE के रेशियोज हैं वो कर्टेल होंगे गोइंग फॉरवर्ड, बट लार्जली आई थिंक जो गैप रहती है कंजम्पशन फेसिंग स्टॉक्स काफी ठीक ठाक थे। मयूरेश, आपकी ना आवाज हमको थोड़ी प्रॉपर्ली सुनाई नहीं दे रही, पर वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस बीच आप आइडिया का शेयर आप देखिए 10% ऊपर आ चुका है। कल जब रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर और ठीक उससे पहले आइडिया ऐसे चले तो डाउट अपने आप में हो ही जाता है कि टेलीकॉम को लेकर एक मेजर अनाउंसमेंट करना चाहती है रिलायंस इंडस्ट्रीज। AGM है उसकी 21 तारीख को, और ठीक उससे पहले टेलीकॉम के सभी शेयर चल रहे हैं। भारतीय एयरटेल को भी आप दिखा सकते हैं, ये भी लाल निशान में नहीं है, ये भी चल रहा है। और हमने आपको दिखाया था स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, आपको दिखाया था HFCL, ये सारे के सारे शेयर्स चल रहे हैं जो कि टेलीकॉम से हैं, और ठीक रिलायंस की मेजर अनाउंसमेंट से पहले चल रहे हैं ये। हेमंत, कुछ डाटा आपने एक्सप्लोर किया टेलीकॉम में, ऐसा क्यों हो रहा है? ये डाटा ऐसे तो बन नहीं सकता आइडिया के अंदर एक ही दिन में इतनी तेजी मूवमेंट आ जाए। देखिए, आइडिया पे मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, ग्रुप कंपनी है, लेकिन मुझे भारती अभी भी इस लेवल पे बुलिश लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि भारती ने अब जो बेस है वो 400 के ऊपर की बनानी शुरू कर दी है, और मुझे बहुत कोई हैरानी नहीं होगी कि भारती 435 तक भी नजर आए। मुझे इंटरेस्टिंगली आरकॉम का डेटा भी थोड़ा बुलिश हो रहा है। वो मुझे थोड़ा स्टॉक से हमेशा ही डर लगता है, लेकिन डेटा दिखा रहा है कि जगह बन रही है 26 से 27 रुपए तक की। तो अगर ये एक टाइट स्टॉप लॉस से ट्रेडर्स रखना चाहें, 2350 का मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहूंगा, तो मेरे ख्याल इसमें भी अच्छे ट्रेड की एक जगह बनती हुई नजर आ रही है। अच्छा ब्रजेश जी, ये मेटल स्टॉक्स पे व्यू है कि आपका पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि आज नाल्को, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स पे मूव पॉजिटिव क्रिएट हुआ है सर, क्या एक्सटेंडेड बाइंग देखने को मिल सकती है 1-2 ट्रेडिंग सेशंस के पर्सपेक्टिव से? हिंडाल्को तो बुलिश फॉर्मेशन में ही है। जब तक 202 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी लेके चलेंगे, और आने वाले सत्रों में नया 52 वीक टॉप बनता ही रहेगा इसमें। अगर किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लिहाज से अगर बाइंग करनी है, तो फिर सलाह यही रहेगी कि 206-207 के आसपास का एक और सपोर्ट है, उसका आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो एनीथिंग बिलो 210 वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर हिंडाल्को विद कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 206। शॉर्ट टर्म टारगेट वुड बी 222 फॉलोड बाय 232। ठीक है, इस पीछे एक और शेयर आप और देखिए, एक शेयर है सिंटेक्स। हालांकि हर रोज इसके बारे में बात कर रहे हैं, हर रोज चलता भी है, 3-3.5% ऊपर है, तो यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पर मार्केट आप वापस देखिए 9900 के बेहद करीब है, और यही 9900 के मार्केट पे ना, आज हमने गौतम शाह सुबह उनसे बातचीत भी की थी कि जैसे ही 9900 के बाद मार्केट आता है ना, नर्वस 99 वाली बात हो जाती है। क्या बाजार आगे चलेगा, नहीं चलेगा, एक बार उनका व्यू भी आप सुन लीजिए। So we are still maintaining a target of about 10K plus minus 50 points,
and we feel that once the Nifty gets to that mark, you could actually see the first meaningful correction of 2017. So this is not the time for market participants to get carried away. I think globally everything is pretty comfortable right now if you look at the US market VIX or the Indian market VIX, but most of our targets in various stocks and sectors are getting achieved. And let's not forget, in the last 6 months, not once have we seen a correction of even 4 to 5%. Investment wise, I think we still believe that there is a lot more upside in the market if you're taking a 6 to 12 month perspective. So that view does not change, but fresh longs in the market should be built only on a sizable correction of 3 to 5%. है तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, हालांकि 10,000 के टारगेट के साथ वो चेंज नहीं है। सिमी एक शेयर है सिंटेक्स, जिसके बारे में मैं बात भी कर रहा था। ये शेयर और कितना चलेगा? ट्रेडर्स को रोज थोड़ा बहुत करके बहुत कुछ दे चुका है ये और कितना पैसे बनेंगे इसमें से? हल्का सा रेजिस्टेंस दिख रहा है 35। जब रिस्ट्रक्चरिंग आया था उसके बाद ही ये 34 के आसपास, 34-35 के आसपास एक हाई बना था और उसके बाद से ये कंसोलिडेट कर रहा है। वापस 35 क्रॉस करके सस्टेन करेगा तो इसमें फ्रेश मोमेंटम आएगा। मैं इसमें बुलिश और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है और मैं होल्ड करूंगी। मुझे लगता है कि टाइम देंगे, एटलीस्ट 1 साल तो वापस रखेंगे इस स्टॉक को। 35 का क्रॉसओवर के बाद इसमें 39 से 40 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म पैरामीटर से भी, मीडियम टर्म से भी, सब पैरामीटर से ये पॉजिटिव सिग्नल ही दे रहा है, तो होल्ड करेंगे। चलिए राइट, मैं कुछ स्टॉक्स आपके सामने रख देता हूं जो बाजार की रफ्तार में और तेजी पकड़ रहे हैं। एक तो है वादीलाल, इस स्टॉक पे आप नजर रखें। ये स्टॉक एक्टिव हुआ है और पिछले कुछ आधे घंटे के दौरान इसने काफी अच्छी एक्यूमुलेशन देखने को मिली है। इसके अलावा एक है टीएन पेट्रो, तमिलनाडु पेट्रो, जिसमें आज के सत्र में पोजीशंस पॉजिटिव पड़ रही है। स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है लेकिन दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। और एक है डीसीडब्ल्यू, इस स्टॉक पे भी आज ही नहीं पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस का डेटा वन वे ट्रैक पे 8% ऊपर है आज भी। ठीक है, इस बीच नंबर्स का सिलसिला भी जारी है। अभी आपने देखा कि एक तो बजाज ऑटो के नंबर्स थोड़े से दबाव में रह सकते हैं, विप्रो के नंबर्स भी, मार्जिन्स में थोड़ा प्रेशर रहेगा। कोटक महिंद्रा बैंक के कैसे नंबर्स रहने वाले हैं ये समझ लेते हैं पूजा से। पूजा, आपकी इस समय जो नंबर्स रीड कर रहे हैं, क्योंकि अभी कैनरा बैंक के नंबर्स आने हैं, ये कोटक महिंद्रा बैंक के इंडसन के नंबर के साथ मैच भी किया जाता है। काफी हद तक ये समझा जाता है कि इंडसन के नंबर कोटक के नंबर एक जैसे होंगे। बेहतर नंबर आ रहे हैं जी। रिटेल फोकस जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनसे हम हमेशा से ही स्टेबल नंबर्स की उम्मीद करते हैं। इंडसइंड बैंक से भी हमारा अनुमान यही था और कोटक से भी हम इसी तरह का कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये बैंक जिस तरह का ट्रेंड है, जिस तरह का ग्रोथ ट्रेंड हमेशा से देखने को मिला है, इस बार भी वो बरकरार रहेगा। और कोटक महिंद्रा बैंक के संदर्भ में अगर बात करें तो आईएनजी वैश्य बैंक के मर्जर के साथ एक सिनर्जी तो क्रिएट हुई ही थी काफी अच्छी, और लगातार फी इनकम की से एक अच्छा ड्राइव किया है कंपनी के नंबर्स को, तो अदर इनकम से काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो ये तो रहा है पहली बात, अदर इनकम का जो नंबर रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, वहां पर एक अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी, क्योंकि मर्जर के बाद से हमेशा से ही ये फिगर एक ड्राइव करता आ रहा है कंपनी के नंबर्स में। लेकिन लॉन्ग ग्रोथ की बात करें, जो कि दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, वहां पर इस बार थोड़ी स्लो ग्रोथ देखने को मिल सकती है। 16% की बढ़त का हमारा अनुमान है। इसी वजह से मार्जिन में थोड़े प्रेशर देखने को मिल सकते हैं। मार्जिन में हमारा अनुमान है कि 0.05% से गिरकर 4.5% के मार्जिन नंबर्स इस बार देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर बात करें तो यहां पर नंबर स्टेबल ही रहेंगे। हमारा अनुमान है कि जो प्रोविजन के नंबर है वो 200 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकते हैं, और ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा जो पिछले काफी समय से ट्रेंड है, करीब 2.5 से 2.6% के आसपास कंपनी ग्रॉस एनपीए के नंबर्स पोस्ट करते हुए नजर आ रही है, उसी के आसपास रहेगा। हमारा अनुमान है कि एक मामूली बढ़त ग्रॉस एनपीए के फ्रंट पर देखने को मिल सकती है, 2.7% के आसपास ये आंकड़ा आएगा। और प्रोविजनिंग के फ्रंट पर 200 करोड़ के आंकड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम बात करें तो 25% की डिग्रोथ प्रोविजनिंग के फ्रंट पर देखने को मिलेगी। तो एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर नंबर स्टेबल रहेंगे, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स रहेंगे कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से। ठीक है, स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स है। हेमंत, आपको ही देखना होगा डाटा इसका भी, क्योंकि विप्रो पे भी आप बता रहे थे कि आपको लग रहा है कि शायद कुछ ट्रेड पॉजिटिव बायस के साथ चल रहा है, विप्रो थोड़ा और मजबूत हो गया। एक बार जरा कोटक के भी डाटा देखिए आप। नहीं, कोटक बैंक में काफ़ी एडिशन हो रहा है। इनफैक्ट मैंने अभी जैसे बोला कि आखिरी आधे घंटे में भी काफ़ी हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि शायद बिफोर रिजल्ट भी स्टॉक 1005 1010 जो इसका प्रीवियस हाई है वहाँ तक ट्रेड कर सकता है, और सेक्टर भी बहुत बुलिश है, तो मेरे ख्याल दैट विल ऑल्सो हेल्प कि ये थोड़ा और स्टॉक मजबूती दिखा सकता है।
इस बीच निफ्टी देख लेते हैं क्योंकि 9900 के लेवल के पार हो गया जो पोल सब वेट कर रहे हैं अब तो हर पॉइंट की वेट हो रही है निफ्टी की कि हाँ कैसे चलेगा 10 पॉइंट 15 पॉइंट। नहीं, पोल की टाइमिंग देखिए, जो हमने पोल किया था और जी बिजनेस में 10 बड़े जानकार जुड़े थे उसमें एक कॉल नेगेटिव थी कि बाजार टूट सकता है, उसमें भी जो स्टॉप लॉस था ना वो 9925 के जोन्स का ही था और बाजार 9900 के लेवल के ऊपर निकला। ज्यादातर जानकार मान रहे थे कि 9950 से 10,000 के बीच में एक बार तो दिखा देगा आपको निफ्टी यहाँ पर पहुंचता हुआ और बिल्कुल वही हुआ। 80% जानकार का कंसेंसस था, इतना बड़ा कंसेंसस था। गौतम शाह साहब हालांकि बोल रहे हैं कि 10,000 के बाद थोड़ा नर्वसनेस फील हो सकती है उस लेवल के आसपास, उससे 15 पॉइंट नीचे 15 पॉइंट ऊपर, क्योंकि बहुत वन वे ट्रैक पे चल पड़े हैं और ये नर्वस 90s का ये एक तरीके से प्ले होगा। जब क्रिकेट मैच होता है तो उसमें जैसे 90 के जोन पे आ जाता है कोई बैट्समैन तो नर्वस हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह का हालात इस मार्केट में बने हुए हैं। लेकिन तेजी का सेटअप था आज और आज शॉर्ट कवरिंग है। 10,000 की कॉल देख लीजिए आप, आज भारी फिर से ओपन इंटरेस्ट में गिरावट देखने को मिली है, यानी कि जिन्होंने कल मंदी की पोजीशन बनाई आज उन्होंने काटी सुबह मॉर्निंग में। बिल्कुल, एक बार 10,000 की कॉल और पुट दोनों के ग्राफिक्स आपके सामने आ जाएंगे। इन कॉल पुट्स में कैसे कामकाज हो रहा है देखिए सामने। कॉल ये जो ओपन इंटरेस्ट 10% ये शॉर्ट कवरिंग है, यानी जिन्होंने मंदी खेली आज वो सिस्टम से बाहर आ रहे हैं और 88% का प्रीमियम आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। पुट की बारी है, पुट में जिन्होंने सौदे बनाए थे वो भी सिस्टम से बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ताज़ा बिकवाली है, मंदी को बेचा जा रहा है और ये 15% के ह्यूज ओपन इंटरेस्ट के साथ बेचा जा रहा है। इस पर आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा हेमंत, इस बीच सिमी आपसे ही पूछना है, तो एक शेयर है वेदांता, ये अभी ना कुछ वॉल्यूम्स के साथ टिक दिखा रहा है 273, ये अगले 10-15 मिनट के अंदर क्या इसको रख सकते हैं? 1-2 रुपये 4 रुपये मिल जाएंगे क्या? जी बिल्कुल डिम्पी, मुझे लगता है कि लगातार 2-3 ट्रेडिंग सेशन से ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट में एडिशन भी हो रहा था सुबह। अभी जितना चलने का था वो चला नहीं है, सुबह से ये स्टॉक मेरा रडार में है। मैं आज ही एक्सपेक्ट कर रही थी कि 75 का लेवल शायद छू सकता है, पर छुआ नहीं, ये सेम जगह पे ही बैठा है। तो मुझे लगता है कि इसको कैरी करके ले जाना चाहिए क्योंकि इसके साथ साथ जो चलता है हिंडाल्को, इसमें तो काफी बड़ा ब्रेकआउट आया है और वो मेंटेन भी कर रहा है डे हाई के आसपास। तो मुझे लगता है कि वेदांता में आज नहीं तो कल रैली आ जाएगा। कैरी कीजिए, जरूर कैरी कीजिए। चलिए कुछ और स्टॉक्स तलाशने की कोशिश करते हैं। एक स्टॉक है इंद्रप्रस्थ मेडिकोज। ये शुरुआती सत्र में बाजार खोलने से पहले मैं आपको बता दिया था कि ये स्टॉक तेज हो सकता है। फास्ट मनी की कॉल थी और इस स्टॉक में काफी स्ट्रांगली आज के सत्र में गेन्स मिलते हुए नजर आए हैं अच्छी तेजी के साथ। और एक स्टॉक अभी चला है वो है एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स। देखिए फिर से मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि ये जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं यहां पर अब ज्यादा मोमेंटम कैरी होना शुरू हो गया। ब्रजेश जी एक बार फटाफट से देख के बता दीजिए, एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स और एक है इंद्रप्रस्थ मेडिकोज, काफी समय बाद इस स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल रही है सर। एवरेस्ट कांटो की अगर हम बात करते तो समवेयर अराउंड 47 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। दैट इंडिकेट्स शॉर्ट टर्म के लिहाज से 40 का सपोर्ट है। इमीडिएट बेसिस पे अगर आप बात करेंगे तो समवेयर अराउंड 42 का सपोर्ट आ रहा है। ऊपर में अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो एनीथिंग अबव 44 स्टॉक को मोमेंटम और मिलेगा जो कि इसको 50 से 55 तक लेके जा सकता है। वैसे आप एक चीज आपको बताऊं, कई यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे, कई फंडामेंटल एक्सपर्ट्स हैं, कई डेरिवेटिव एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर ना पॉलिटिकल और बिजनेस का कैसे कनेक्शन होता है इसके ग्राफिक्स में आपको दिखाता हूँ। आपको पता लगेगा कि कैसे, देखिए बाजार के लोग वैसे भी बड़े ही ना कहते हैं कि टोटकों में बड़ा विश्वास करते हैं और ये टोटका एक आपको और बताऊं, जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए भारत के अंदर तब बाजार चला। ये कैसा चला है, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा हमारे पास है और ये अब तक 20% का रिटर्न। हालांकि कल राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, तस्वीरों से आप अच्छी तरह से वाकिफ थे। कांग्रेस यानी कि यूपीए की तरफ से मीरा कुमार थी, एनडीए की तरफ से मिस्टर कोविंद थे, तो उनकी तरफ वोट गिरने की तस्वीरें आप देख चुके हैं। लेकिन कल वो बक्से खुलेंगे और पता लग जाएगा कि राष्ट्रपति कौन है। तो यहाँ पे तेजी आती है जब प्रणब मुखर्जी 2012 के अंदर आए तो सेंसेक्स में करीब 26%, प्रतिभा पाटिल 2007 के अंदर 47% का सेंसेक्स ने रिटर्न दिया, के.आर. नारायणन जब राष्ट्रपति बने 1997 तब 19% का मार्केट ने रिटर्न दिया और एपीजे अब्दुल कलाम जब थे, हालांकि उस समय रिटर्न थोड़ा कम था लेकिन फिर भी तब भी रिटर्न मार्केट ने दिया तो करीब 4%। तो आप ये बात समझिए कि जब राष्ट्रपति के चुनाव हों और उसमें जीतें तो आप देखिए ये तालबद्ध तरीके से चलता है और सेंसेक्स का रिटर्न है। बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। मयूरेश, टेक्निकल एनालिस्ट, फंडामेंटल एनालिस्ट तो पीछे छूट गए, एक ऐसा टोटका है, ऐसी चीजें हैं जो कि बाजार के अंदर भी काम करती हैं, सब लोग इसको भी बड़ा नोटिस करते हैं। नहीं
बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स आपने बताए हैं और आपके मुंह में घी शक्कर मेरे हिसाब से अगर हो गया तो आई थिंक एवरीबडी इन द मार्केट विल बी रिजॉइसिंग। बट मेरे ख्याल से आई थिंक जो री रेटिंग आएगी मार्केट में एटलीस्ट फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव वो अर्निंग्स से आएगी और मार्केट यही मान के चल रहा है कि सेकंड हाफ में 14-15% की अर्निंग्स ग्रोथ आनी चाहिए। तो अगर ये आता है तो आई थिंक जो प्रीमियम वैल्यूएशंस पे शायद मार्केट आज लग रहा है वो शायद वेरी वेल जस्टिफाइड हो, लेकिन आई थिंक दैट इज बी अ कपल ऑफ क्वार्टर्स अवे। बट लिक्विडिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आई थिंक मार्केट्स में आई थिंक जो एक अंडरलाइंग मोमेंटम है वो काफी स्ट्रॉन्ग है अपसाइड की तरफ। खैर बात ठीक है, 22% तो चल चुका ना इस साल 2017 में। नहीं, और चलेगा क्योंकि आप देखिए ना जो लोवेस्ट रिटर्न था इस 3 राष्ट्रपतियों के चुनाव वाले दिन उसमें 19% था और हाईएस्ट में तो 40% भी गया हुआ। तो आप वो गुंजाइश को भूल जाते हैं कि 40% वाला हिस्सा भी बाकी है जिसको हम चेस करे जाएंगे। हेमंत, आपका सॉफ्टवेयर ना बहुत सारी चीजें बताता है, ये सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज भी ऐड करवा लीजिएगा जो हमने बड़ा रिसर्च करके डाटा निकाला है। आप इसको कितना इत्तेफाक रखते हैं? यहाँ है ना, ये एक आपको बस एक ही चीज ऐड करवानी है, अपने सॉफ्टवेयर वाले को बोलिएगा ये ऐसी चीजें भी ऐड कर दे, ये जी बिजनेस बताता रहेगा। देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ डिम्पी और रजत ही बता सकते हैं। नहीं, आपके पास भी रहती है हेमंत। एक अच्छी चीज है, नहीं एक अच्छी चीज है कि अच्छे जानकारों के साथ जो श्रोता हैं वो अच्छी चीजें जानने को मिलती हैं और हमें भी जानने को मिल जाती हैं। चलिए ठीक है सर, शुक्रिया आपका। समय मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, आप थोड़ा शर्मा के बोल रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, आपने हमारी तारीफ तो की है इस चीज़ के लिए, इसके लिए आपको भी बधाई और शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फाइनल बैट थोड़ी देर में आ जाएगा लेकिन इंतजार 2-2.5 मिनट का भी है, लेकिन कुछ एक शेयर इस बीच में जरूर देखना चाहूंगा। सेमी, आपने कुछ ढूंढा है क्या? अभी तक तो हम ही आपसे पूछ रहे थे, आप ही बता दीजिए। आपने कुछ कैपिटल फर्स्ट ना बोल दें क्योंकि बार-बार कमेंट करते हैं कैपिटल फर्स्ट। सेमी कैपिटल फर्स्ट भी बता दीजिए क्योंकि ये फिर से दिन के उच्चतम स्तर पे पहुंच गए। यस रजत, थैंक यू सो मच, क्योंकि हमेशा मैं देखती हूँ आप लोग कुछ याद नहीं रखते, हमें को बताना पड़ता है। मेरे को याद ही था, मैंने इसलिए आपसे 2 बजे का शेयर नहीं, मेरे को याद ही था कि कैपिटल फर्स्ट आप जरूर बोलेंगे। मैं तो इसके अलावा पूछने वाला था, इसकी तारीफ तो मैं करता ही, जुबलेंट इसके जैन इरिगेशन की कैपिटल फर्स्ट की तो मैं करता ही था। मौका नहीं मिला था पर ठीक ठाक मौका में मुझे मदरसन सुमी मिल गया था जिसमें एक ब्रेकआउट आ रहा था। अभी तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट था वो तो अचीव भी हो गया है, पर मदरसन सुमी में अच्छा एडिशन हुआ है और अच्छा ब्रेकआउट आया है 322 के ऊपर, तो इसको मैं रेकमेंड कर रही हूँ। मैंने ओवरऑल टारगेट 333 का रखा था कल का BTST के लिए। मैंने 322 के आसपास ही बाय दिया था, 10 रुपया का टारगेट लेके, अभी 326 के आसपास है फ्यूचर्स का रेट है। तो ये मेरा होगा नेक्स्ट स्टॉक जो मैं अभी रेकमेंड कर रही हूँ, ये यहाँ पे कैरी किया जा सकता है। ये स्टॉक मदरसन सुमी अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है इसमें। खैर इस बीच कुछ एक और शेयर्स भी आपके सामने हम रखना चाहेंगे जिसमें आज अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। JP एसोसिएट्स को भी एक बार आप देख सकते हैं, ये वापस 5% ऊपर है। आरकॉम ये करीब 5% ऊपर है। ये जो हाई डेट वाली कंपनीज है ना, जैसी बाजार चलता है ये शेयर भी चलने लगते हैं। ब्रजेश, ये आरकॉम पे अभी हेमंत हमको बता रहे थे क्योंकि F&O के अंदर भी है ये शेयर, तो डाटा अच्छा है। क्या 10 से 12% का रिटर्न मिलने वाला है क्या आरकॉम का? ब्रजेश, 10 से 12% का तो नहीं कह सकता मैं, बट ये जरूर है कि 23 रुपए के आसपास का अच्छा सपोर्ट है आरकॉम में। तो जब तक 23 रुपए के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें बुलिशनेस बनी हुई रहेगी और प्रोबेबिलिटी है कि आपको 27 रुपए से 28 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं। राइट। लेकिन मयूरेश, IT सेक्टर पे आपका क्या व्यू है सर? आपको लगता है यहाँ पर किसी भी स्टॉक पे पैसा लगाना चाहिए? मैं पोजिशनल तौर पे पूछ रहा हूँ, बेहतर इन्वेस्टमेंट होराइजन आप देखते हैं किसी भी स्टॉक पे IT सेक्टर में सर? जैसे मैंने कहा, आई थिंक थोड़ी स्टिकीनेस जरूर रहेगी FY18 के लिए, आई थिंक Q1 Q2 स्पेसिफिकली फर्स्ट हाफ। बट लार्जली आई थिंक जितने कंसर्न्स हैं, आई थिंक जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लार्ज कैप IT आई थिंक काफ़ी अच्छी तरह से प्रदर्शन दिखा सकता है और सिलेक्टिवली मिड कैप IT। तो मेरे ख्याल से आई थिंक HCL टेक के जैसे एक अनुमान है इन टर्म्स ऑफ डॉलर ग्रोथ और कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ, transformative services like engineering, IMS having still some amount of larger margins, Infosys हो declines के ऊपर आई थिंक देखा जा सकता है। मिड कैप कंपनीज में आई थिंक Cyient डिक्लाइंस पे देखा जा सकता है, हालांकि आई थिंक मैस्टेक ने भी बहुत बढ़िया नंबर्स पेश किए हैं। ठीक है, आप अभी काउंटडाउन चलता हुआ देख रहे थे फाइनल बैट का और रुक गया, यानी कि समय हो गया आज की फाइनल बैट का।
रजत करेंगे ये काम पूरा आज की फाइनल बेट का। रजत बताएं। कल भी बताया था गोदावरी पार, कल महीर सर और आप बैठे हुए थे इनफैक्ट गोदावरी पार में, कल तो 104 के लेवल पे बताया था, वो स्टॉक 10% ऊपर होता हुआ नजर आया और आज के दिन देखिए स्टॉक पे 17% के गेंस हैं। किसी ने कल खरीद लिया अपने पोर्टफोलियो में डाला होता तो उसको 2 सेशंस में लगभग 25% का मुनाफा तो हो चुका होता। लेकिन आज का जो ट्रेड है एक बार इस पे नजर जरूर डालिए, ये है मेनन बियरिंग। देखिए मैं इंतजार कर रहा हूं कि यहां पर ये कब 88 के लेवल के ऊपर आए और उसके बाद टिकने की कोशिश करें, क्योंकि उसके बाद वीकली चार्ट्स ही यहां पर टर्न अराउंड हो जाएंगे 88 के लेवल के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और उसके बाद एकदम से यहां पर तेजी जो है वो बढ़ती हुई, इनफैक्ट ये लेवल क्रॉस हो गया, आपने अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चले। आपका इंतजार खत्म ही हो गया और कुछ क्षण में खत्म हो गया। नहीं अब चार्ट्स इंप्रूव हुए हैं, मैं ये कह रहा हूं कि चार्ट्स इंप्रूव हुए हैं और अब पोजिशनल तौर पर काफी अट्रैक्टिव बेट साबित हो जाएगी। देखिए उसमें डिलीवरी वॉल्यूम्स लगभग 61% के हैं, पिछले 5 से ट्रेडिंग सेशन के देखेंगे तो 61% के डिलीवरी वॉल्यूम्स हैं। आज जोरदार तेजी, आज तो वॉल्यूम्स और पिकअप करते हुए नजर आए, 2 हफ्ते से ज्यादा के वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। अब अगर नतीजे भी देखेंगे तो सालाना आधार पर अगर नतीजे देखें तो काफी बेहतर परफॉर्मेंस है इस पर्टिकुलर कंपनी की। वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी ठीक है और इस स्पेस के जो स्टॉक्स हैं जो अभी तक नहीं चले थे और जहां पर पार्टिसिपेशन की उम्मीद थी उसमें से एक शामिल है मेनन बियरिंग। काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हो सकता है जो आज के सत्र में हो चुका है। अब तो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना होगा। मैं 90 अब आप और बोलेंगे तो 93 ना क्रॉस कर जाए तो टारगेट हिट है आज का फाइनल बेट का। थोड़ी देर पहले आपको दिया गया कॉल और ऑलमोस्ट टारगेट को हिट करते हुए 11-11.5% की तेजी है। इस पूरी कंपनी के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है बियर, लेकिन है ये बुल और अपने आप में करीब 10% चल रहा है। बियर से बुल बनाया रजत ने शेयर को और एक करीब 11% ये शेयर दिन के उच्चतम। ब्रजेश और कितना चलेगा ये बता दीजिए जरा आप। ब्रजेश सुन पा रहे हैं आप मेरे को? चलिए ब्रजेश नहीं है, मुंबई में बारिश हो रही है, जोरदार बारिश हो रही है और वैसे चेतावनी आ चुकी है। सिमी से पूछना टारगेट, सिमी बताएं पोजीशनल टारगेट कितना है मेनन बियरिंग का? अभी अगर किसी ने ले लिया तो उसको कहां तक होल्ड करें? हम तो 93-94 समझ रहे थे, तो रुक नहीं रहा, अब 13% ऊपर हो चुका है ये स्टॉक। 102 का टारगेट दे रही हूँ। 102 का टारगेट है सिमी की तरफ से। आप इस शेयर पे ध्यान रखें, ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पे आके सौदा ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे कुछ एक बेहतर ट्रेड इसी अंतिम बाजी के अंदर आपको मिल रहे हैं और ये फाइनल बेट आज का टारगेट हिट कर गया। कुछ ही क्षणों में ही आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट भी मिल गया। मयूरेश भी इस बीच मेरे साथ हैं, लेकिन कुछ बीटीएसटी कॉल्स भी आप नोट करना चाहेंगे, इसलिए साक्षी हमारे साथ जुड़ी है। साक्षी बताएं कुछ बीटीएसटी कॉल्स। एब्सोल्युटली, रोहित सिंगरे से हमने बातचीत की है, उन्होंने 2 बीटीएसटी ट्रेड्स रेकमेंड किए हैं। पहली पिक इनकी कमेंस है जहां पर खरीदारी की सलाह इनकी तरफ से 993 के टारगेट्स ये रेकमेंड कर रहे हैं और नीचे में सपोर्ट हम ले सकते हैं 935 के लेवल्स पर। इनकी तरफ से दूसरी पिक है टीएन न्यूज प्रिंट यानी कि तमिलनाडु न्यूज प्रिंट। 358 के टारगेट्स ऊपर में इन्होंने निर्धारित किए हैं और 337 पर हम नीचे में सपोर्ट ले सकते हैं। इम्तियाज कुरैशी से भी हमने बातचीत की, इन्वेस्टरिया फाइनेंशियल के एनालिस्ट हैं। आईटीसी इनकी अब बेट है, कल की शार्प फॉल के बाद जो आज रिकवरी देखने को मिली है बीटीएसटी पिक के तौर पर चुना है इन्होंने। 303 के लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं, 287 पर आप सपोर्ट ले सकते हैं। साथ ही आईडीएफसी लिमिटेड ये इनका दूसरा पिक है बीटीएसटी ट्रेड के लिए। खरीदारी की सलाह 62 के लेवल्स ऊपर में ये देखते हैं और 58 पर हम नीचे में सपोर्ट रख सकते हैं। आईडीबीआई कैपिटल से भी हमने बातचीत की है, एके प्रभाकर ने हमें एंटरटेनमेंट शेयर्स में से पीवीआर को चुनकर बताया है, बीटीएसटी रिकमेंडेशन दी है 1425 के टारगेट्स के लिए आप यहां खरीदारी कर सकते हैं। 1373 का स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। और बैंकिंग स्पेस से इंडियन बैंक इन्हें पसंद है, जहां पर अगेन आप बीटीएसटी कर सकते हैं। 335 के ऊपर में टारगेट उन्होंने बताया, 324 पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एक सौदे हैं जिसपे आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ बैंकिंग स्टॉक्स भी आ रहे हैं, अच्छी बात है। बैंक स्टॉक्स भी अब बीटीएसटी की कैटेगरी में आ रहे हैं। पहले थोड़े डरे हुए थे, लेकिन अब बैंकिंग काउंटर्स में भी अब बीटीएसटी है। 335 का टारगेट, 320 का स्टॉप लॉस है। इंडियन बैंक जिसपे आईडीबीआई कैपिटल एक अपनी रिकमेंडेशन दे रहा है। मयूरेश, कुछ एक ऐसे सौदे, ऐसे ट्रेड जो आपको लग रहा है कि बाजार के कॉन्टेरियन भी हो। देखिए बाजार चलेगा, भले रुक रुक के चले या कैसे भी चले, जब तक लिक्विडिटी चेस कर रही है। मार्केट के अंदर कोल इंडिया, सेल, भेल, ओएनजीसी, ये कुछ एक ऐसे सौदे हैं जो चले भी नहीं तो शायद टूटेंगे भी नहीं। इसमें से कुछ आपको पसंद है क्या? नहीं, शायद ये मार्केट परफॉर्मेंस ही रेट भी मेरे ख्याल से। आई थिंक जितनी एक स्टिकीनेस है अर्निंग्स को लेके, आई थिंक कि अर्निंग्स की स्टिकीनेस अभी भी बरकरार रहेगी। बट मुझे लगता है आई थिंक जो अर्निंग्स मोमेंटम है, आई थिंक इन्वेस्टर्स प्रॉब्ली ये स्टॉक्स को देख जा सकते हैं अलॉन्ग विद वैल्यू। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं शायद पावर स्पेस में, एक पावर ईपीसी प्लेयर है टेक्नो इलेक्ट्रिक करके, ये मुझे पहले भी पसंद था। मुझे लगता है आई थिंक जैसे इसकी ऑर्डर बुक है काफ़ी सब्सटैंशियल है, कैश रिच ईपीसी बिजनेस है, इबिटा मार्जिन 14-15% पे है और वेरी वेरी कंफर्टेबल बैलेंस शीट है।
तो अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी तगड़ी रह सकती है विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ गवर्नमेंट रिफॉर्म स्टिल कंटिन्यूइंग। और दूसरा अब्रेसिव स्पेस से कार्बोरंडम यूनिवर्सल है, मेरे ख्याल से आई थिंक रिजल्ट्स थोड़े सॉफ्ट रह सकते हैं काउंटर के लिए Q1 Q2 में, लेकिन जो एक मोमेंटम है एब्रेसिव्स, परफॉर्मेंस रिफ्रैक्टरीज, हाई परफॉर्मेंस प्लास्टिक्स और जो मार्केट लीडरशिप पोजीशन है इसकी ऑर्गेनाइज स्पेस में, आई थिंक ये इसको अर्निंग्स ग्रोथ को आई थिंक बरकरार रह सकती है। तो आई थिंक चुनिंदा थीम्स ढूंढने हो तो शायद ये 2 थीम्स काफ़ी अच्छे कर सकते हैं अगले 1 से 1.5 वर्ष में। देखिए जो स्क्रीन पे है ना आपके मैनन बेयरिंग में, पहले डिस्क्लोजर दे दूं क्योंकि देखिए अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लीजिए। फाइनल बेट आपको बताई जाती है इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए 93 भी होगा। मेरे को लग रहा है सिमी का टारगेट ही ना हिट हो जाए, हालांकि 102 का वो सर्किट तक जाते जाते वो भी हो जाएगा। तो 98 99 तो हो चुका है, करीब 18% की बढ़त है। 89 पे दिया गया था, अब 99 है। 10 रुपया सिर्फ 10 मिनट में अगर शेयर कहीं मिल रहा है तो सिर्फ यही मिल रहा है। तो करना कुछ है नहीं, 3 बजे जुड़ना है, 3 बजे के कल का स्टॉक 20% ऊपर है। मैनन बेयरिंग में अब 18% के रिटर्न यहाँ पर जनरेट हो गए हैं, तो फिर ठीक है 2 ट्रेड गोदावरी पार मैनन बेयरिंग ही आपके पोर्टफोलियो में दमदार रिटर्न दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और सौदे भी देख लेते हैं यहाँ पे मार्केट में अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। अच्छा ब्रिजेश, आपने कुछ सौदा देखा है क्या? आपको कुछ ठीक लग रहा है इस बीच मार्केट के अंदर? देखिए निफ्टी अच्छा ही लग रहा था, कल के सत्र में हमने रजत जी से भी बात की थी, अगर उनको ध्यान हो तो निफ्टी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी लेके चलेंगे। कुछ स्टॉक्स जो अच्छे लग रहे हैं, मदरसन सुमी आप ही के शो पे हमने पहले भी रिकमेंड किया हुआ है। आप ही की समूह की कंपनी डिश टीवी लगभग 85-89 का टारगेट है। सन फार्मा एडवांस दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। सन फार्मा एडवांस लुकिंग फॉर 345-350 ऑड लेवल। सन फार्मा अगर हम सन फार्मा की अगर हम बात करते हैं तो टारगेट थोड़ा बड़ा है टाइम होराइजन के साथ, 6 से 8 महीने के लिहाज से वी आर लुकिंग समवेयर अराउंड 700 फॉलोड बाय 750 ऑड लेवल। तो ये कुछ अच्छी कंपनियां हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। ठीक है, मदरसन सुमी अभी सिमी बता रही थी, ये शेयर वापस उच्चतम स्तरों पे ही है। थोड़ा सा और इसने एडिशन किया, अपनी बढ़त को बढ़ाया है, तो ये ऑलमोस्ट डे हाई पे 3-3.5% की मजबूती के साथ अभी ये सौदा ट्रेड कर रहा है। इस बीच में सारी चीज़ें अच्छी हैं। मार्केट का एक बार पैटर्न भी देख लेते हैं कि एडवांस डिक्लाइन ये कह रहा है कि बाजार के अंदर आज ज़्यादातर हिस्सा पार्टिसिपेट कर गया है या फिर कुछ एक शेयरों की वजह से ही आज ये बाजार 9900 पे आया। एडवांस डिक्लाइन तो ये कह रहा है कि यस पार्टिसिपेशन आज काफ़ी तरफ से था। आज 1000 शेयर एनएससी के चल रहे हैं, उसके मुकाबले सिर्फ 450 शेयर ऐसे हैं जो कि डिक्लाइन में खड़े हुए हैं। कुछ बीएससी का पार्टिसिपेशन भी ऐसा ही होगा जब एनएससी का मिला है। यस ऑलमोस्ट डबल जैसी सिचुएशन है। 1700 शेयर बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। एनएससी के जो 51 शेयर हैं उसमें भी ज़्यादातर में शॉर्ट कवरिंग में, कुछ में ताज़ा खरीदारी, दोनों मिला के करीब 40 शेयर बन जाते हैं जिनमें आज बढ़त है। सिर्फ 11 से 12 शेयर ऐसे हैं जो कि नुकसान में हैं। कल आईटीसी टूट रहा था, आज आईटीसी ही सपोर्ट कर रहा है और ये ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर है। कल रिलायंस टूट रहा था, आज रिलायंस फिर से सपोर्ट कर रहा है और ये भी दिन के उच्चतम स्तरों पर है। ये आईटीसी और ये रिलायंस कल इसके नंबर्स हैं, दोनों डे हाई पे बाजार के कल दोनों कल्प्रिट थे, आज दोनों हेल्प कर रहे हैं। इस बीच यूरोपियन मार्केट के संकेत भी दिखा दीजिए, क्योंकि यूरोप जब खुला उसके बाजार से सेंटीमेंट और मजबूत हुए। एक ट्रिगर की वेट कर रहा था जो उसको यूरोप से मिला, अभी भी फ्लैट टू पॉजिटिव ही हैं, शायद ये मार्केट को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। एक बार आप यूएस के फ्यूचर्स का भी दिखा दीजिए, वहाँ पे क्या हो रहा है। नेस्डेक के फ्यूचर्स ऊपर हैं, इसका मतलब वहाँ पे कुछ आईटी कंपनीज के अंदर मूव होगा, क्योंकि नेस्डेक ज़्यादातर आईटी कंपनीज के लिए और डॉ जोन्स में ज़्यादातर एनर्जी से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं वो आती हैं, और ये 4 पॉइंट नीचे और वो करीब 17 पॉइंट ऊपर है। एक बार कोल इंडिया भी आप जरूर देखना चाहेंगे, क्योंकि कोल इंडिया के अंदर दिन का उच्चतम स्तर है और ये मार्केट का हेज भी है, ये चल रहा है ऑलमोस्ट डे हाई पे है। सिमी कोल इंडिया को एक बार पोजीशन ट्रेड के तौर पे रखें क्या? ये 250 के जैसे नीचे जाता है ना, आप यकीन मानिए अगर आप किसी के पास कोई भी सौदा नहीं होता तो ब्रोकिंग हाउसेज में सबसे पहले इसी शेयर को प्लस करवाया जाता है कि 250 के नीचे आ गया भैया कोल इंडिया ले लो, जल्दी करो, ऐसे करके बोला जाता है। हाँ, बात यही है कि 250 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। अब जब तक वो रेंज होल्ड होगा तब तक तो इसमें जो सेंटीमेंट है एक अच्छा ही सेंटीमेंट मेंटेन करना चाहिए। 260 के आसपास का रेजिस्टेंस है। डिम्पी ले तो जाएंगे पर कितना प्रॉफिट मिलेगा वो तो मतलब 4-5 रुपया करंट लेवल से मिलेगा, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। एटलीस्ट रिसेंट पास में तो ये 260 के ऊपर जाके मेंटेन भी नहीं किया, तो 260 का ही हार्डल होगा। उसी के आसपास हम लोग कल देखेंगे कि वो रेंज होल्ड होता है कि नहीं, क्योंकि नहीं होगा तो कोल्ड इंडिया से निकलना भी पड़ेगा। चार्ट में ओवरऑल वीकनेस ही है, सिर्फ एक 250-245 का बेस बना रहा है, ये भी तो देख रहे हैं।
बस 260 के ऊपर नहीं जाके सस्टेन नहीं करेगा तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई पोजीशन बनाया जा सकता है। चलिए, मार्केट्स क्लोजिंग होने में कुछ ही समय बचा है, फटाफट से देख लेते हैं कि आज पूरा दिन भर मार्केट पे हुआ क्या। 9900 के लेवल को फिर से रिकॉन्कर कर लिया और बहुत स्मार्ट रिकवरी, बहुत स्मार्ट आज शॉर्ट कवरिंग मार्केट्स पे देखने को मिली। खासतौर से आज ट्रेडर्स एक्टिव से ऑप्शंस में, यहाँ पर आज पुट राइटिंग हेवीली देखने को मिली है और कॉल में आज कवरिंग देखने को मिली है। आइडिया सेलुलर ये रफ्तार पकड़ गया 9% की, और बिंदु फार्मा में 4% के रिटर्न मिलते हुए नजर आए। जेपी एसोसिएट्स और साथ साथ एमआरपीएल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो आज एक्शन में थे और रिटर्न्स तमाम स्टॉक्स में 6% के ऊपर के थे। ब्रुक्स लैब्स 20% अपर सर्किट, टेम्पलेट में 20% का सर्किट लगा है स्टॉक में। अंतिम बजाई में मैंने पूछा था ये शेयर टेम्पलेट में क्या करना चाहिए। सेलिब्रिटी फैशन और बाल फार्मा जैसे स्टॉक्स थे, वहां पर आज मोमेंटम काफी स्ट्रांगली आता हुआ नजर आया। गिरने वाले स्टॉक्स में गोवा कार्बन शामिल था, मैग्मा फिनकॉर्प आज टूट गया, एजिस लॉजिस्टिक्स में दबाव था और एचसीएल इन्फो सिस्टम्स कल की तेजी के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग थी जो 4% नीचे ले आई इस स्टॉक को। रिजल्ट्स इंपैक्ट, मैस्टेक में 20% का अपर सर्किट, सैस्किन कम्युनिकेशन 2% नीचे था, जय भारत मारुति 8% नीचे कमजोर हुआ आज ये स्टॉक। हायर लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। टेलीकॉम शेयर्स की रफ्तार तेज हुई, आइडिया सेलुलर, भारती एयरटेल, रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ साथ एचएफसीएल भी तेज हो गया। 6% की तेजी स्टॉक पे देखने को मिली और स्ट्रॉन्ग मूव इस सीरीज में टेलीकॉम स्टॉक्स दे चुके हैं। अच्छा मूव इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। आज दिन था आइडिया सेलुलर का 9% की तेजी, और बहुत ही कम जानकार थे जिन्होंने सलाह दी थी टेलीकॉम सेक्टर पे बेट लगाने की, लेकिन ये सेक्टर सरप्राइज कर गया है। एफएमसीजी जिसमें वादीलाल, पराग मिल्क, आईटीसी और वेंकी शामिल था, अच्छी तेजी इन स्टॉक्स में बनती हुई नजर आई। इसके अलावा कुछ एक और सेक्टर्स जिसमें आज कमोडिटीज के शुगर स्पेस के अंदर काफी स्ट्रांग मूव है। हालांकि ये वैसे नहीं स्विंग देते 10-10% वाले, लेकिन हाँ 3-3, 4-4% का इसमें स्विंग अभी भी मिल रहा है। कुछ हद तक आप देख रहे होंगे जैसे मवाना और रेणुका, इनका अच्छा मूवमेंट अब आना शुरू हो गया है। ये पहले बिल्कुल रुका हुआ था रेणुका शेयर। इस बीच आप चावल के कुछ एक शेयर्स देखिए, कल भी चले थे, आज भी चले, लेकिन कल के मुकाबले आज थोड़ा कम चले हैं। केआरबीएल कल 8% ऊपर था, आज 6। कोहिनूर फूड कल करीब 5% ऊपर था, आज 2%। एलटी फूड्स करीब 1% की बढ़त के साथ ट्रेड होता दिखा। ऑफशोर कंपनीज के अंदर मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। हालांकि ऑयल एंड गैस स्पेस को लेकर, खासकर कच्चे तेल को लेकर जब कोई बड़ा फैसला होगा, जब कोई बड़े प्राइस आएंगे तभी री रेट होगा। ज़्यादातर कंपनीज पे डेट भी है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे बाजार में थोड़ा भी सुधार आता है। आज 2.5% का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ, कल हालांकि 11-12% था। छोटे फार्मा वाली जो कंपनीज है, छोटे और बड़ी फार्मा, इनफैक्ट दोनों को आप जोड़ सकते हैं, इन दोनों के अंदर एक अच्छा मूव आते हुए दिखा। इंडिगो रेमेडीज, मर्क, स्पार्क, इंद्रप्रस्थ मेडिकल, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स थे जो चलते हुए दिखे। लास्ट में चलते चलते हमने वेदांता पूछा था, सिमी कहती थी वो चलेगा। इसके अलावा कुछ मेटल्स के और शेयर भी है वेदांता के अलावा, वो है सेल, हिंडाल्को, नाल्को। और आज बाजार की क्लोजिंग हुई है .9901 पे, 9900 के ऊपर 1 पॉइंट और आज की क्लोजिंग देके गया। और सेंसेक्स भी 31,900 के ऊपर क्लोज करके गया। अच्छी बात है कि आज बैंक निफ्टी की तरफ से भी पार्टिसिपेशन आया। आज बैंकिंग हेल्प कर रहा था बाजार की, बल्कि साइडलाइन नहीं था, अलग थलग पड़ा हुआ नहीं था। आज मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी मजबूती आई, करीब करीब आधे से 0.25% तक की बढ़त इस इंडाइसिस ने भी आज दिखाते हुए दिखी है। तो मार्केट की आज की क्लोजिंग कल के सीवियर डैमेज के बाद आज अच्छी दिख रही है। परसेंटेज टर्म से भले आपको ज्यादा ना चलता हो दिखाओ, 75 अंक ही चला है आज बाजार, लेकिन कल का करीब करीब 85% जो गिरावट है वो खत्म कर चुका है आज का सेशन। आईटीसी जो टूट रहा था आज फिर से चल गया। तो सिमी, आज की क्लोजिंग आपको कैसे दिख रही है? क्योंकि आज पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी दिख रही है, डिम्पी एकदम डिम्पी। मेरा सेकंड स्टॉक जो था डॉक्टर रेड्डी, वो भी एक बार देख लो, डे हाई में आके बंद किया है। और कैपिटल फास्ट में तो टारगेट भी अचीव हो गया है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में दोनों में बाई कॉल दिया था, सिर्फ ऑप्शन स्ट्रेटेजी दिया था, वो तो मतलब एक्सपायरी तक होल्ड करना था। मुझे तो लगता है कि मार्केट का क्लोजिंग अच्छा ही रहा है, पर निफ्टी एक रेजिस्टेंस में आके बंद किया है। 9900 से 9920 डिम्पी, ये रेंज निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है और हो सकता है ये रेजिस्टेंस कल क्रॉस नहीं करेगा तो निफ्टी में वापस एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। एक डिस्क्लेमर यहाँ पे है, निफ्टी में कल जब मार्केट में वीकनेस था 9850 के आसपास हम लोग निफ्टी खरीदा था, और आज अभी जब बंद कर रहा है तब एक बार प्रॉफिट बुक करके जा रही हूँ, यही सोच के कि अगर छोटा मोटा डिप कल मिल जाता है तो वापस खरीदने का मौका मिलेगा जरूर। बैंक निफ्टी में बुलिश थी, कल भी निचले स्तर पर बाई किया है, आज मेंटेन कर रही हूँ, बैंक निफ्टी कैरी करके ही जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम है वो हो सकता है कि 24,500 तक लेके जाएगा इसको। तो मेरा टारगेट भी वही था जब हम लोग बैंक निफ्टी डिस्कस कर रहे थे, तो बैंक निफ्टी कैरी कर रही हूँ।
ठीक है सेवे, शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं आप जो बता रहे हैं कल वैसा ही मार्केट के अंदर हो। मयूरेश आपका भी शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ब्रजेश आपका भी शुक्रिया आज अंतिम बाजी में समय देने के लिए। तो कल हमने 9900 तोड़ा था, आज 9900 को रीगेन कर लिया और उम्मीद करते हैं कि कल 9900 के ऊपर चलेगा। जो पोल है वो सटीक साबित हो रहा है, 10,000 नहीं लेकिन 9900 जरूर, ये आगे भी बढ़ सकता है। इसके लिए फिलहाल तो यही कार्यक्रम को रोक रहे हैं, बाजार बंद है, लेकिन उसके बाद खबरों का सिलसिला मार्केट के अलावा भी आपको दिखता रहेगा। और आज एक कैबिनेट की बैठक है, बिल्कुल मस्मित कीजिएगा, क्योंकि HPCL ONGC कल जब बाजार खुलेगा तो इसी बैठक के बेस पे खुलेगा। फिलहाल अंतिम बाजी से तय। नमस्कार।